हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट। कौन से चैप्टर से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशंस में सारे के सारे सेशंस में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपके साथ डिस्कस किया है एंड होपफुली अगर आपने वो रिवाइज कर रखा है, हैंड नोट्स बना रखे हैं और अगर टोटली माइंड से आप यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के साथ यहाँ बैठे हैं तो क्वेश्चंस आप बहुत इजी पिक कर पाएंगे। फिर से मैं दो चीज़ रिपीट करूँगी जो बार बार समझाती हूँ जब कभी भी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्या कि एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि आप लैंग्वेज में घूम जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमें जो ऑप्शन पिक करना है वो अपने मन से नहीं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है पहले चेक करते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे डिनोट किया जाता था? ई नॉट से। तो यहाँ पे ये चीज़ पहले क्लियर रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि ई नॉट क्यों है और क्या मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब ये नेम यहाँ लिखा हुआ है, कई बार डायरेक्ट ई नॉट लिखा आएगा तो समझ जाना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है। ठीक है, वैल्यूज किस किस के रिस्पेक्ट में है? AL+3 और AL, AG प्लस एंड AG, K प्लस एंड K एंड Cr+3 एंड Cr। अब इनकी वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं? -1.66, 0.80, -2.93 एंड 0.74। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ आपको जो फाइंड आउट करना है वो देखना है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। क्या देखना है? रिड्यूसिंग पावर का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो बात याद आ जानी चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल से सबसे पहले। होपफुली याद होगा कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर्स बढ़ती जाती हैं। तो देखो यहाँ अगर इन चारों के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ, स्पेशीज क्या है? एल्यूमिनियम, सिल्वर, पोटेशियम एंड क्रोमियम। तो मिनिमम किसके केस में बताया गया था? Ag के केस में, अगर याद होगी बात। तो पहले चर्चा में देखो ऑप्शन में हमारे पास सबसे लीस्ट जिसमें है Ag हो तो वो ऑप्शन से पिक कर लो अगर कॉन्सेप्ट याद है तो अगर उस अकॉर्डिंग देखूं तो देखो आंसर तो हमें यही मिल गया, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि और किसी में Ag लीस्ट है नहीं। साथ साथ आप कॉन्सेप्ट देखो कि जितनी ज़्यादा ई पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन में मैंने बात की थी, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा हायर होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होंगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर्स। तो यहाँ सबसे पहले लिखो रिडक्शन पावर या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। जितना ज़्यादा हायर होगा उतनी ही ज़्यादा हायर क्या होंगी? उतनी ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर्स होंगी, पहली चीज़ तो। ठीक है, और इस वजह से अगर रिड्यूसिंग ऑर्डर आप देखेंगे तो मैंने अभी क्या कहा? मिनिमम होगा आपका Ag। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां कौन कौन से हैं? पोटेशियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड Ag, सिल्वर। तो सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम, देन एल्यूमिनियम, देन क्रोमियम एंड द लीस्ट इज Ag। तो ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो बहुत ही इजी सी था और बस यहाँ पर आपको ऑर्डर अरेंज करना था। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? रिड्यूसिंग पावर्स का। ये लो, ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बटन सेल, कौन सा सेल है? बटन सेल। याद आ गया होगा जो मैंने समझाया था, एक बटन सेल जैसा जो वॉचेस में यूज होता है, छोटा सा, मैंने सेक्शन वाइज भी कट बताया था। यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग। अब हमको यहाँ पर उसकी रिएक्शन दी हुई है, फिर हाफ सेल पोटेंशियल की रिएक्शन दी हुई है। तो पहले चेक करते हैं कि पूछा क्या गया है। अब रिएक्शन है जिंक की AgTO के साथ और वाटर की प्रेजेंस में। तो आपने देखा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Zn+2 आयन एंड ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन्स। ठीक है, अगर हाफ सेल पोटेंशियल वैल्यूज यहाँ पर चेक करी जाए तो आप देखिए Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन के साथ में आपने कहा Zn बन गया और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अपने को गिवन है -0.76 वोल्ट, पहली चीज तो। और अगर इसी की रिएक्शन में यहाँ चेक करूँ AgTO के रिस्पेक्ट में तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 0.34 वोल्ट। क्लियर है बात? तो यहां पर सबसे पहले आप जो यूज करोगे वो क्या यूज करोगे? हाफ सेल पोटेंशियल्स। और आपसे पूछा गया है उसी बटन सेल का पोटेंशियल क्या होगा। ई नॉट की वैल्यूज आपको गिवन है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है -0.76 एंड +0.34। क्या करोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यूज ऐड कर दो, क्योंकि आपसे बेसिक सेल पूछा गया है। तो आप क्या करोगे? ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमको दोनों की वैल्यूज गिवन है या नहीं?
गिवन है, तो चेक कर लो, दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ऑप्शन में चेक करो, ये है क्या, ये रहे जना। इस तरीके से करनी है वैल्यू क्लियर। अब आओ, तो बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को दोनों को कर दिया ऐड। आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। अब हमको हाफ रिएक्शंस दी हुई हैं। देखो पहले हमको फुल रिएक्शन दी हुई थी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, और वहां पर हमको हाफ सेल रिएक्शन दी हुई थी, आपसे सिर्फ सेल पोटेंशियल पूछा गया था। अब यहाँ आपको फुल रिएक्शन नहीं दी हुई है, यहाँ आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने हैं इन हाफ रिएक्शंस के बिहाफ पे। तो पहले क्या चेक करोगे कि 1 to 1 पहले हाफ रिएक्शंस को चेक करो, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेक करो। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस वाली रिएक्शन में बात करूं, F2 प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस, हमें पता है रिएक्शन आपको आती है। अब हमें देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, प्लस का 2.85 वोल्ट्स, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन चेक करते हैं, Cl2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस, यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपना कितना है, प्लस 1.36 वोल्ट। Now the third is Br2 plus twice of electron gives twice of Br minus, and the electrode potential is plus 1.06 volt, and in the case of iodine it is I2 plus 2 electron gives 2I minus, and the electrode potential is plus का 0.53 volt। ठीक है, चारों के केस में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब यहां आपको क्या बताना है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हाफ सेल रिएक्शन को चेक करके आपको यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना है इन रिएक्शंस में से। तो क्या करोगे, देखो अब पहली चीज तो ये याद होनी चाहिए कि जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिखो, मैंने कहा जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, पहली चीज तो। और जब ये बात होगी तो यहां आप देखो कि जो I माइनस है, कौन कौन से आपको यहां पर दिए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर मैं I माइनस की बात करूं तो I माइनस कैसा है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और साथ साथ मोर पॉजिटिव वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल की क्या शो करेगी, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया कि जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पार्ट्स होंगी उतना ही ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो फ्लोरीन जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अमंग दीज कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पहचाना, कौन है हमारा, F माइनस, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, I। तो चलो चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल में। तो यहां देखो F2 और I माइनस, Br2 एंड Cl ये नहीं है, ये नहीं है। हमने अभी चेक किया कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, और ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है, फ्लोरीन, और रिड्यूसिंग कौन सा है, आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर ए, ये लो। अब देखो चीजें तभी पिक कर पाओगे जब पीछे की थ्योरी पता है, और अगर थ्योरी में दिक्कत तो मामला खराब। याद रखना इन पिन पॉइंट्स को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E0। ठीक है, अब यहां पर आपको E0 जो है कौन सा कपल है, ये SN4 प्लस एंड SN2 प्लस। इस कपल के लिए आपको यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है प्लस का 0.15 वोल्ट। ठीक है, और ऐसे ही आपको क्रोमीन का जो कपल दिया है Cr3 प्लस एंड Cr, इस कपल के लिए वैल्यू है -0.74 वोल्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों कपल्स को स्टैंडर्ड स्टेट में कनेक्ट करके एक सेल बनाना है। पहली चीज तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, दोनों कपल्स की पोटेंशियल्स गिवन है, बस आपको दोनों को स्टैंडर्ड स्टेट में कनेक्ट करके एक सेल बनाना है। और कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आपको फाइंड करना है ओवरऑल सेल पोटेंशियल। इंडिविजुअली कपल का आपको गिवन है, जब इनको मिला के एक सेल बनाओगे तो हमारे पास एक नई सेल रिएक्शन आएगी, उसके बिहाफ पे यहां पर आपको सेल पोटेंशियल बताना है। तो क्या करोगे, देखो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखी जाए तो आप क्या कहते थे, ई कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस
एनोड, यही होती थी ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये लीजिए, अब यहां आपको दो सेल पोटेंशियल्स के वैल्यू गिवन है। कौन कौन से हैं? एक तो SN वाला कपल, एक क्रोमीन वाला कपल, ठीक है, क्रोमियम वाला कपल। तो दोनों कपल्स में प्लस 0.15 एंड 0.74 दोनों को प्लेस कर दो। कैथोड क्या है? 0.15 और एनोड क्या है? 0.74 माइनस के टर्म्स में गिवन है और होल ओवर आपको क्या करना है? माइनस। तो क्या हो जाएगा ये? प्लस। तो ये लीजिए, तो रिजल्टेंट आएगा आपके पास 0.89 वोल्ट फॉर द ओवरऑल सेल रिएक्शन। किसका पोटेंशियल है ये? ओवरऑल सेल रिएक्शन का, जो हमने कंबाइन करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद फाइंड आउट किया है, दैट इज 0.89 वोल्ट्स। चलो ऑप्शन में चेक करते हैं ये है या नहीं। 0.89 वोल्ट्स, हियर इज ऑप्शन नंबर बी। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना था, आपको कैथोड का रिएक्शन पार्ट गिवन था, एनोड का गिवन था, सिर्फ लैंग्वेज चेक करनी थी। आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ हाफ सेल रिएक्शन ना लिख के, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ना लिख के, उन्होंने सिर्फ उसको नेमिंग किया कि यहाँ पर दो कपल रिएक्शंस हैं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हमने आपको दिया है और आपको बस यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करके एक सेल बनाना है, फिर उस सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू है तो आपको सीधा सा एक छोटी सी इक्वेशन में प्लेस करना था। क्या था? E नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। दोनों की वैल्यू गिवन थी, वही हाफ सेल ही तो है, कैथोड की वैल्यू और एनोड की वैल्यू आपने प्लेस की और रिजल्टेंट आ गया कंप्लीट सेल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A solution contains Fe+2, Fe+3 and I- ions. This solution was treated with iodine at 35 degrees Celsius. Now the E04 Fe+3 and Fe2+ couple is 0.77 volt and I2 couple के लिए दिया हुआ है 0.536 volt. अब यहाँ आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बिहाफ पे फेवरेबल कंडीशन चेक करनी है कि क्या होगी। देखो फिर से सुनो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसमें Fe के भी वो है आयंस और I के भी आयंस हैं, ठीक है, और दोनों के साथ में इन्होंने दोनों कपल्स की Fe की +3 से +2 वाले स्टेट में और ऐसे ही I2 से 2I- स्टेट वाले कपल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी आपको दिए हैं। सिर्फ आपको यहाँ कंडीशन पिक करनी है। तो देखो क्या होगा, सुनो। अब जैसे कि आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है Fe+3 और Fe+2 का जो हमको गिवन है वो I वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है। चेक करो, दिस इज 0.77 एंड दिस इज 0.53। तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स में ही सही इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो आप क्या कहोगे कि रिड्यूस ज्यादा कौन होगा? Fe+3 ज्यादा रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू I- और I क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई करना आना चाहिए कि जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पर जो Fe है वो जल्दी रिड्यूस होगा और ये जनाब रिड्यूस होंगे तो I- जनाब बहुत फास्ट ऑक्सीडाइज होंगे। सो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखी जाए तो क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस 2I- गिव्स twice of Fe2 plus I2। ये लो, इस तरीके से करना है चेक। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने कंडीशन दी है फेवरेबल रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, लेकिन यहां ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या होगा? देयर विल बी नो रेडॉक्स रिएक्शन। ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है कि I2 रिड्यूस हो जाएगा I में, I भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में और Fe+2 भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3+ में, लेकिन रेडॉक्स कंडीशन यहां पर फेवरेबल नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट देयर विल बी नो रेडॉक्स रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आपको इन करेक्ट 4 ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है और करेक्ट स्टेटमेंट तब पहचान पाओगे जब आपको EMF ऑफ सेल के बारे में पता होगा। अगर याद हो कॉन्सेप्ट, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो EMF ऑफ सेल होता है उसमें हमेशा हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को काउंट करते हैं। साथ साथ
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये दो बेसिक कंडीशंस मैंने बताई थी। अगर ये दोनों बेसिक कंडीशंस इन ऑप्शन में हैं तो आंसर समझ आ जाएगा, नहीं है तो फिर आपको रिवाइज करने की बिल्कुल आवश्यकता है, आप रिवाइज कीजिए। तो चलो पहला पॉइंट चेक करते हैं। EMF of a cell is equals to oxidation potential of anode minus reduction potential of cathode। नहीं, क्योंकि जनाब ने पूछा है आपसे यहां पर करेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज EMF of cell equals to oxidation potential of anode, टोटली थियोरेटिकल है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये है थोड़ा ठीक। नाउ EMF of cell equals to reduction potential of anode plus reduction potential of cathode, no। And the last is EMF of cell is equals to oxidation potential of anode minus oxidation potential of cathode। तो ऑप्शन नंबर 2 and 4 मुझे जो है वो थोड़े सही लग रहे हैं। ये दोनों कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे चेक, क्योंकि हम कहते हैं ओवरऑल EMF ऑफ सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस दिस। पिक आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन बिलो। एक सेल दे रखा है आपका हाइपोथेटिकल, A to A plus and B plus to B। The EMF measured is 0.20 वोल्ट। यहाँ EMF इसका कितना है? 0.20। द सेल रिएक्शन इज, अब आपको इसमें से सेल रिएक्शन पहचाननी है कि कौन सी होगी। फुल रिएक्शन आपको कपल बेस रिएक्शन यहाँ दी हुई है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू बताई हुई है। अब यहाँ आपको हाफ सेल रिएक्शन से इसको पहचानना है। तो देखो क्या करोगे, अब जो गिवन एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर आपको क्या है गिवन एक्सप्रेशन, दिस A to A plus A to A plus सॉल्ट ब्रिज B plus to B, ये दिया हुआ है। अगर इससे मैं एनोड और कैथोड की बात करूं तो एट एनोड क्या होगा, आओ, तो मैं एनोड पे यही कहूंगी कि A जो है वो क्या कर रहा है, A प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर इसी रिएक्शन में हम कैथोड वाला पार्ट भी चेक करें तो क्या होगा, देखो B प्लस से B में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये कॉज हुआ रिडक्शन का। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर चेक करें इस सेल रिएक्शन के दौरान तो क्या होगा, देखो ये रिएक्शन लिखी अपन ने कैथोड एनोड की, तो मैं कह सकती हूं A प्लस B प्लस, दिस एंड दिस गिव्स A प्लस प्लस B। तो देखो ऑप्शन में कहाँ है ये जनाब, ये रही, कुछ नहीं करना था। अब देखो यहाँ पर आपको प्योर स्पीशीज नहीं दी थी, प्योर आयनिक फॉर्म नहीं था, यहाँ इन्होंने आपको AB के रिस्पेक्ट में दे दिया और स्पेशली लिखा भी है इट्स एन हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, फुल सेल रिएक्शन से हाफ रिएक्शंस लिखनी थी। हाफ सेल रिएक्शन लिखते ही आपको पता चल जाएगा एनोड पार्ट पे क्या आएगा, कैथोड पार्ट पे क्या आएगा। और फुल ओवरऑल रिएक्शन हम जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, एनोड और कैथोड को कंबाइन कर दो। तो देखो कंबाइन स्टेट में आपने रिएक्शन चेक कर ली, ये रहा ऑप्शन नंबर A प्लस B प्लस गिव्स A प्लस B। अब आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि यहाँ EMF दे रखा है तो इसका क्या रोल है, तो आगे क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है। EMF भले ही दे रखा है लेकिन EMF का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपसे सेल रिएक्शन पूछी गई है, सेल पोटेंशियल नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है 1 से 2 बार कि सेल रिएक्शन पूछी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द सेल रिएक्शन, अब सेल रिएक्शन दी हुई है, क्या कह रही हूं मैं यहाँ पर, सेल रिएक्शन आपको गिवन है। अब लैंग्वेज चेक करते हैं, क्या है रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस गिव्स ट्वाइस ऑफ Fe2 प्लस प्लस E0 एनोड। अब यहाँ पर आपको E0 सेल दिया हुआ है, सी 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है सेल रिएक्शन की वो आपको निकालनी है, और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको गिवन है, नहीं भी गिवन हो तो हमने निकालना सीखी है, क्या होती है 96,500 कूलम्स। तो इस रिएक्शन में कैसे चेक करोगे, पहले सुनो। यहां पर सी रह गया, मैं लगा देती हूं, प्लीज इसको एरर ना माना जाए, इट्स इन बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक। चलो क्या होगा, E0 सेल ये आपको गिवन है,
ई नॉट दिया हुआ है, गिब्स निकालना है। चलो क्वेश्चन में फटाफट रखते हैं। स्टैंडर्ड गिब्स के लिए अपन क्या अप्लाई करते थे, डेल्टा जी नॉट को स्टैंडर्ड से माना जाता है, डिनोशन क्या होता था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब तुमको ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, सिर्फ क्या चेक करना है, एन चेक करना है। तो यहां अगर एन की वैल्यू मैं देखूं तो एन की वैल्यू क्या है 2, सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लो, एन की वैल्यू क्या है 2। तो इसको सीधा सा फॉर्मूले में रखना है, देन डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू एन की जगह क्या आ जाएगा -2, एफ की वैल्यू क्या है 96,500 कूलम्स, और यहां पर ई नॉट सेल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, दैट इज 0.24 वोल्ट। मल्टीप्लाई करवा दो, बस इतनी सी काम कर दो कि तुमको मल्टीप्लीकेशन करना है यहां पर 0.24। करो इसको सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो होल ओवर कुछ आता है 46320 जूल्स, और इसको हम किस में, किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इट विल बी 46.32 किलो जूल मोल इनवर्स। ये लो, कितना सीधा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। मतलब मैंने बताया था फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 वैल्यू गिवन होंगी, एक पूछ लेगा, 3 गिवन होंगी, एक पूछ लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कराया, सीधी सीधी एक वैल्यू नहीं दी हुई थी, वो आपसे पूछी थी, दैट्स इट। आपको डेल्टा जी नॉट निकालना था। हो सकता है यहाँ पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी होती और आपसे ई नॉट सेल पूछ लिया जाता, तो भी आप निकाल सकते थे। चलिए, सो ऑप्शन नंबर बी। चले आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द ई नॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ आपको रिलेशनशिप चेक करना है डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम का, लेकिन कंडीशन आपको क्या दी हुई है, दैट ई नॉट सेल फॉर अ गिवन पर्टिकुलर रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू। तो आपको यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव प्लेस करके चेक करना है, सिर्फ कंडीशन को। आ जाओ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, वही स्टैंडर्ड स्टेट वाला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। फॉर्मूला लिख के बात खत्म। क्या करोगे अब यहां पर कहा है इफ ई नॉट सेल क्या है जनाब, नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा जी नॉट जो है वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव कंडीशन हमें पता है डेल्टा जी नॉट विल बी ग्रेटर देन 0, पहली चीज तो। और एक कंडीशन और बता देती हूँ, यहां आपसे सिर्फ नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ही पूछा गया था, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इनके हिसाब से पॉजिटिव भी पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए कि अगर डेल जी नॉट आपको पॉजिटिव दिया हुआ है तो यहां के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि वहां पर आप कौन सी इक्वेशन प्लेस करेंगे, माइनस एनआरटी लॉग के इक्विलिब्रियम, ना कि एनएफई सेल से निकालोगे, वहां इक्वेशन चेंज हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन से जाएगा, यहां पर क्या होगा, माइनस एनआरटी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा यहां पर, जब डेल्टा जी पॉजिटिव है तो के इक्विलिब्रियम नेगेटिव होगा, दैट मींस के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1। ये कंडीशनल क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनकी आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, फॉर्मूला प्लेस करना है। आ जाओ ऑप्शन में चेक कर लें, नेगेटिव पूछा गया था, डेल्टा जी नॉट विल बी ग्रेटर देन 0 और के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl of pH 10, ठीक है, and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmosphere pressure. Condition note करो, pressure conditions 1 atmospheric pressure. The oxidation potential of electrode. अब यहाँ आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का, और हमने पूरी की पूरी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पढ़ी हुई है, होपफुली याद होगी एक टर्म शी, जहां मैंने आपको बार बार बोला था शी मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हमने स्मॉल डिनोशन दिया था बाय द नेम शी। आओ, तो यहां पर आपकी कंडीशन क्या है, H2 gives twice of H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या करेंगे हम, पहले सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा है, ये लीजिए, ई नॉट सेल यहां पर आपका 0 है तो मैं डायरेक्ट 0 प्लेस कर दूं,
फॉर्मूला होता था ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log बेस 10 प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं माइनस 0.059 बाय 2 log बेस। अब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंडीशन लिखो, ये आपको गिवन है दैट इज 10 रेज टू की पावर, पीएच आपको 10 गया है तो यहाँ log बेस में मैं बात करूंगी 10 रेज टू की पावर माइनस 10 और यहाँ पर 2h है इसलिए पावर में चला गया 2 होल डिवाइडेड बाय 1। ये लो सॉल्व कर लो इसको यहां से सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए सेल रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल आएगा प्लस का 0.59। चेक करो ऑप्शन में कहां है, ये लो ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं था, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, ई नॉट सेल 0 है, ई सेल निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन। आपको एक हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन दी हुई है। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पिक करो कि हाफ सेल रिएक्शन है बट रिडक्शन की है। पहली चीज तो क्या है रिएक्शन, Mn+2 प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mn में चेंज हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 1.18 वोल्ट। ऐसे ही Mn+2 से जब +3 में चेंज हुआ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस 1.51 वोल्ट। नाउ द ई नॉट फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है यहाँ पर 3Mn2 प्लस Mn0 स्टेट कोई नहीं दिखाया जाता, ठीक है, प्लस 2M थ्राइस प्लस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है रिएक्शन में, आपको अप्लाई करनी है सीधी की सीधी फॉरवर्ड रिएक्शन का फेज कि क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेगी और नहीं करेगी। तो यहाँ पर अगर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले रिएक्शन के पोटेंशियल्स चेक कर लो, दोनों गिवन है। क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है, ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे, रिएक्शन ऐड कर देते थे। ऐड कर दो दोनों रिएक्शंस। जैसे ही आप ऐड करोगे तो देखो रिएक्शन आ रही है यहाँ से, ये एक Mn ये 2 Mn, थ्राइस ऑफ Mn2 प्लस गिव्स Mn प्लस ट्वाइस ऑफ Mn3 प्लस। और जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी माइनस 1.18 एंड माइनस 1.51 तो ये आपका ई नॉट आ गया माइनस 2.69 वोल्ट। तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल आया है माइनस 2.69 वोल्ट, पहली कंडीशन तो ये। अब यहां पर क्योंकि ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट माइनस 2.69 है। सो द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। बार बार एक ही चीज समझाई थी कि डेल्टा जी मस्ट बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और जब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो पॉजिटिव होगा। और हम कहते थे हमें कंडीशन में क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, दैट डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो कंडीशन से हमें समझ में आया कि ई नॉट विल बी माइनस 2.69 एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव ई नॉट वैल्यू द रिएक्शन प्रोसीड्स इन नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आ जाओ ऑप्शन में चेक करते हैं। तो देखो हमारी कंडीशन माइनस 2.69 और ये क्या फेवर कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सो आंसर इज नो। ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी। आओ क्वेश्चन नंबर 12। For the reduction of silver ions with copper metal, the standard cell potential was found to be 0.46 volt. किसके रिस्पेक्ट में बताया गया है, ये कॉपर मेटल के रिस्पेक्ट में। Now the value of standard gives free energy. अब आपको फिर से वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। ई नॉट की वैल्यू दी गई है, डेल्टा जी निकालना है, फैराडीज की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है तो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होती है, और क्या होती है 96,500 कूलम्स। आओ अप्लाई कर दें फॉर्मूले में। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लो। सेल रिएक्शन क्या है आपकी, कॉपर मेटल के रिस्पेक्ट में बात की है, और उन्होंने बोला है सिल्वर आयंस का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अपन को सिल्वर आयंस का रिडक्शन दिखाना है, तो रिएक्शन लिखें सबसे पहले Cu प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस Ag। तो रिएक्शन लिख ली। अब यहां पर हमें यह पता है कि डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या होगा, माइनस NF ई नॉट सेल, और हमें ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, फैराडी की वैल्यू गिवन है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो यहां से फॉर्मूले में वैल्यू रखो, n क्या है -2,
F क्या है 96,500, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.46। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आएगा -88,780 जूल। अब जूल को मैं किलो जूल में कन्वर्ट कर देती हूँ, दैट इज -88.78। और इसको किलो जूल को क्या मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो क्या मैं इसको -89 किलो जूल लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लो, चलो बात आ गई समझ में। क्या करना था, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में वैल्यू प्लेस करनी थी। रिजल्टेंट इज किलो जूल। अपन जूल वाले पे टिक लगा देंगे। देखा, जैसे ये गलती अभी मैंने की टिक लगाने में कि -89 मैंने आंसर देखा और टिक लगा दिया। यूनिट टर्म साथ ध्यान रखना, जूल नहीं किलो जूल में कन्वर्ट करके आया है ये, तो हमें पीछे की यूनिट पे भी फोकस करना है, दैट इज किलो जूल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, बहुत देर बाद आपके सामने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक क्वेश्चन आया है। Cu प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। कोई दिक्कत नहीं है, ई नॉट भी दिया हुआ है, तो सीधा सीधा रिएक्शन में पार्ट रखो। अब सेल रिएक्शन 298 केल्विन पे बात की गई है, और जब 298 केल्विन कंडीशन है तो ई नॉट सेल हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में प्लेस करो 0.0591 अपॉन n लॉग बेस Kc। ये होता था फॉर्मूला, यहां वैल्यू रख दो। अब Kc क्या है, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये Kc ही हमको निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो सारी वैल्यूज चेक कर लेते हैं फटाफट से। अब यहां पर ई नॉट गिवन है, कितना है 0.46 वोल्ट, और n क्या है 2, फॉर्मूले में रख दो 0.46, ई नॉट दिया हुआ है, इक्वल्स टू 0.0591, n की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई लॉग Kc। चेक करो, यहां से लॉग Kc की वैल्यू हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भाई आया 2 इंटू 0.46 अपॉन 0.0591। इसको और कैलकुलेट फर्दर करो तो ये आ गया कुछ 15.57। ठीक है, यहाँ से निकाल लो Kc, तो Kc के टर्म्स में हुआ 3.7 इंटू 10 रेज टू की पावर प्लस 15, तो इसको और क्या कह सकते हो 4 इंटू 10 रेज टू की पावर 15। चेक कर लो ऑप्शन में, ये लो, कर दोगे, बस यही चाहती हूँ मैं, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोलर कंडक्टिविटी। अब किसका क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी, कैप M का क्वेश्चन आया है। देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 raised to the power minus 3 Simon centimeter inverse at 298 Kelvin। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ओवरऑल कंडक्टिविटी चेक करनी है मोलर और इलेक्ट्रोलाइटिक के बिहाफ पे। तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, कैप एम का फॉर्मूला क्या होता था, कप्पा इंटू 1000। मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में पूछा है तो आपका फॉर्मूला है सी, मैंने के लिख दिया, दिस इज कप्पा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल एम से। बस वैल्यू प्लेस कर दो। कप्पा की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.76 इंटू 10 रेज टू की पावर माइनस 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय 1000, और मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है यहां पर कितनी 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये लो 0.5 मोल। इसको चेक कर लो, यहां से आपकी मोलर कंडक्टिविटी यानी कि कैप एम की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो रिजल्टेंट आएगा। कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, यूनिट टर्म चेक करना है, यूनिट को गलत मत कर देना। तो देखो रिजल्टेंट आएगा कुछ 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चेक कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन में आपका हाथ तेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन में इतना टाइम आपको नहीं मिलना है। आपको फॉर्मूला आता है, आपने वैल्यू पुट कर दी, लेकिन कैलकुलेशन में अगर टाइम लगा लिया
तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं है आपको उस क्वेश्चन के आने का, क्योंकि आपने टाइम बहुत कंज्यूम कर लिया और आप अपनी रेस से पीछे हो गए। चलो चले नेक्स्ट। अच्छा ऑप्शन पे टिक तो लगाएं, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मोलर कंडक्टिविटीज at infinite dilution of NaCl, HCl and CS3COONA are 126.4, 425.9 and 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको कैपएम की वैल्यूज दी हुई हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किस किस की, NaCl की, HCl की और CS3COONA की। यहाँ आपको CS3COOH के लिए निकालना है। अगर आपको याद हो, मैंने इसका सेशन कराया था मोलर कंडक्टिविटीज़ का, तो आपको एक एग्जाम्पल बताया था जहाँ अपन ने ये सीखा था कि जब कभी भी इस तरीके से वैल्यूज़ निकालनी हो तो आपको मोलर कंडक्टिविटीज़ गिवन होंगी ओवरऑल फॉर्मुलेशन के बिहाफ पे, आपको इंडिविजुअल गिवन नहीं होंगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आपको क्योंकि चाहिए OH के रिस्पेक्ट में भी, आपको यहाँ पर चाहिए CS3COO के रिस्पेक्ट में भी, तो आप क्या करोगे, प्लस और माइनस का फेज चेक करोगे सबसे पहले तो टर्म कंडीशन पे, फिर साथ साथ आपको यहाँ पर कैपएम की वैल्यूज जो दी हुई हैं डाइल्यूशन के फेज में उनको प्लेस करना है। कैसे, देखो सबसे पहले देखो NaCl की वैल्यू कितनी है अपने को 126.4, HCl की वैल्यू कितनी है 425.9 और CS3COONA की है 91.this। अब हमको चाहिए CS3COOH के केस में, तो सबसे पहले तो रिएक्शन वाला पार्ट लिख लो कि कैसे हम इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, आपको चाहिएगा CS3COOH को अगर मैं डिसोसिएट करूं तो आपको पता है ये होगा CS3COO माइनस प्लस H प्लस, यही होगा, और ये है कैपएम वैल्यूज। तो देखो अब हमको ये दोनों वैल्यूज चाहिए, तो हमें ये वैल्यूज कहां से लेनी होगी, CS3COO माइनस की वैल्यू तो हमें मिलेगी COONA वाले केस से, और H प्लस की वैल्यू हमें मिलेगी HCl से। अब इस HCl में Cl और है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें किसकी वैल्यू भी लेनी होगी, NaCl की भी। तो चलो फॉर्मूले में प्लेस करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कैप नॉट CS3COOH इक्वल्स टू कैप नॉट CS3COONA प्लस कैप नॉट HCl माइनस कैप नॉट NaCl। अब इनकी वैल्यूज रख दो सीधे सीधे। CS3COONA की वैल्यू क्या है 91 प्लस HCl की वैल्यू कितनी है 425.9 माइनस कितना करना है 126.4। दैट्स इट, सॉल्व कर लो, सिंपल प्लस माइनस है बेसिक सा, तो होल ओवर रिजल्टेंट आएगा कुछ 390.5। अब यूनिट टर्म क्या चल रहा है हमारा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चेक करो, यूनिट नहीं गलत करनी है, यूनिट की गलती से भी सारा किया धरा सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लेके चलना है यूनिट टर्म्स को भी। चलो चलें नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डिल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। क्या पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो इंक्रीज होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में डाइल्यूशन वाले फेज में, उसका मेन रीजन क्या है। तो देखो पहली कंडीशन, इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, 100% आयनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ आयंस, या फिर आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। तो देखो पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप बात करेंगे इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्या कहा गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहली कंडीशन आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा आप आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस को चेक करते हैं, और आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं सारे कंसंट्रेशंस पे। ये इसका मेजर कॉज है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयोनाइज होगी एट ऑल कंसंट्रेशंस। तो आप कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशंस द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स सेम, लेकिन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बात समझ में आई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा हम कहेंगे कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे हर फेवरेबल कंसंट्रेशन कंडीशन पे, साथ साथ डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, लेकिन आयनिक मोबिलिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये लीजिए, तो यहां से
ये रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलराज लॉ स्टेट्स दैट, अब कोलराज लॉ क्या कहता है, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी है कोलराज लॉ की। तो देखो कोलराज लॉ क्या कहता है, 1 to 1 चेक करते हैं। एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टू द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट whatever be the nature of the other ion of the electrolyte। ये बात तो कोलराज जी ने कही थी कि दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का कैसा भी नेचर हो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसका डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ईच आयन का कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। और फेवरेबल कंडीशन क्या थी वहां पर कि डाइल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये लो आंसर तो यही मिल गया। चेक करना चाहो कर लेना, थोड़ी इधर उधर ऊपर नीचे होगी। तो सुनो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब डिसोसिएशन कंप्लीट होता है तो हर आयन का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है अपनी मोलर कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में, और वो जो मोलर कंडक्टेंस है अब वो इलेक्ट्रोलाइट के इर्रिस्पेक्टिव होगी। साथ साथ आप ये कहेंगे कि ये एसोसिएटेड होगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, वो भी किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और ये आप किससे बताते हैं, दो आयंस के कंट्रीब्यूशन से, यानी उनके सम से। तो यही क्या था पूरा की पूरा कोलराज लॉ, क्योंकि कोलराज लॉ कहता है दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, और कैसा, इनफाइनाइट। यही तो था कोलराज लॉ, ये लीजिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये मोलर आयनिक कंडक्टेंसेस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैटायन और एनायन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। अब इन्होंने कंडीशन दी है 20 ग्राम्स के रिस्पेक्ट में, और वो भी किसके, कैल्शियम के, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले लिखो कैल्शियम के रिस्पेक्ट में कहा है तो Ca+2 + ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कैल्शियम। और 2 फेराडे के लिए पूछा गया है, 2 फेराडे के रिस्पेक्ट में पूछा, और 1 मोल में अगर पता हो आपको तो हम कह रहे थे 40 ग्राम। तो अगर 2 फेराडे में 40 ग्राम है तो 1 फेराडे में कितना हुआ, 20 ग्राम। तो आप कहेंगे 1 फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। देख लो कितना बेसिक सा था। जब 2 फेराडे 40 ग्राम दे रहे हैं तो 1 फेराडे कितना देगा, 20 ग्राम। तो उन्होंने पूछा ही ये था कि इसके अंदर, कैल्शियम के अंदर 20 ग्राम में कितना फेराडे लगेगा, तो आपने निकाल दिया 1। ये लीजिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। When 0.1 mole MnO2 is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 minus 2 MnO4 minus। अब आपको ये चेक करना है बस, क्या कंडीशन दी है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, यानी MnO4 माइनस से MnO4 माइनस में। चलो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख ली जाए पहले। रिएक्शन देखो क्या होगी, MnO4 माइनस किस में चेंज हो रहा है, MnO4 माइनस में और इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां जैसे ये MnO4 माइनस में चेंज हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +7। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू रखो, क्या हो जाएगी, 0.1 मोल के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू F, और F क्या है, फेराडेज वैल्यू, दैट इज 96,500 रख दो। अब जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे 0.1 का इससे, तो 1 0 उड़ा दो, रिजल्ट क्या आया, 9650 कूलम। चेक करो ऑप्शन नंबर सी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 20। The most convenient method to protect the bottom of a ship, to protect the bottom of a ship made up of iron। अब आपको याद हो ये रस्टिंग ऑफ आयरन का एक कॉज है, और शिप के बेस की बात की गई है, बॉटम ऑफ द शिप। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बॉटम ऑफ द शिप में आप बात करते हैं बार्निकल्स की। बार्निकल्स क्या होते हैं, कई समुद्री जीव होते हैं जो नीचे की सरफेस पे स्टक हो जाते हैं, चिपकना शुरू हो जाते हैं, स्टिक होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शिप का जो बेस पार्ट है, आयरन जो होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बोला उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था एक वाइट टिन प्लेटिंग मेथड। तो वहाँ क्या यूज़ होगा, वाइट टिन प्लेटिंग मेथड। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो देखो, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द शिप मेड अप ऑफ आयरन इज वाइट टिन प्लेटिंग, प्रिवेंटिंग द बिल्डअप ऑफ बार्निकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया है कवर।
अब मेरी बात सुनो, एक और मैं मॉड्यूल बनाऊंगी तुम्हारे लिए, एक और टेस्ट का सेट बनेगा। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है एक और, उसमें हम जो कवर करेंगे कंप्लीट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस तो करेंगे, साथ साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला शीट बनवाई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में लेके आऊँगी। कुछ 8-10 फॉर्मूले रिवाइज़ कर लेना, नेक्स्ट पार्ट में लेके आती हूँ उनको, तब तक बढ़िया से रिवाइज़ कर लो। चलो, थैंक यू सो मच।